हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है चेक बॉक्स कास्ट ऑन द काउंटिंग ऑफ कास्ट सेंसस 2027। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। द रिहर्सल मतलब प्रैक्टिस फॉर द सेकेंड फेज ऑफ सेंसस 2027 कह रहा है कि जो प्रैक्टिस चल रही है 2027 के सेंसस के सेकेंड फेज के लिए अंडर वे इन 16 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज सिंस जुलाई 6 जुलाई से 16 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में ये प्रैक्टिस चल रही है सेंसस 2027 के सेकेंड फेज के लिए। ये सेंसस समझ रहे हो ना, ये जो जनगणना कैरीज अ की फीचर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है, जैसे कि एक ओपन कॉलम वाला सिस्टम है वेयर रेस्पोंडेंट मतलब जो लोग आंसर देते हैं, मतलब हम लोग हो गए, जब हम लोग पास फॉर्म आएगा तो जो हम लोग इसमें आंसर देंगे रेस्पोंडेंट कैन स्टेट देयर कास्ट, वो अपनी कास्ट बता सकते हैं उस ओपन कॉलम में। विच द न्यूमरेटर कौन हो गए भाई, जनगणना करने वाले जो गवर्नमेंट की तरफ से भेजे जा रहे हैं, जैसे ये गवर्नमेंट टीचर हो गए, ये कर रहे हैं ना आजकल, न्यूमरेटर जनगणना कर रहे हैं। तो विच द न्यूमरेटर विल रिकॉर्ड, वो जो रिकॉर्ड करेगा। अनलाइक द 2011 सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, कह रहा है कि जो 2011 में कास्ट सेंसस हुआ था उसके विपरीत, विच ऑल्सो हैड दिस फीचर, 2011 में भी ये जो ओपन कॉलम वाला सिस्टम था वो भी उसमें भी था। दिस काउंटिंग ऑफ कास्ट इन द सेंसस, कह रहा है कि इस बार की ये जो काउंटिंग हो रही है सेंसस में, इटसेल्फ हैज स्टैट्यूटरी बैकिंग। इस बार इसको ये जो ओपन कॉलम वाला कास्ट मतलब जो कास्ट वाला कॉलम है उसको एक तरीके से कानूनी सपोर्ट मिला हुआ है। स्टैट्यूटरी बैकिंग का मतलब लीगल प्रोटेक्शन मिला हुआ है। मतलब पिछली बार कॉलम था, आप भरो या ना भरो कुछ भी लिखो फर्क नहीं पड़ता, मगर इस बार क्या है कि एक तरीके से ये कानूनी प्रक्रिया है और ये प्रोटेक्टेड है, तो आपको अपनी सही जानकारी देनी होगी। द प्री टेस्ट एंड्स ऑन जुलाई 20, कह रहा है कि 20 जुलाई को ये जो प्री टेस्ट हो रहे हैं, मतलब पूरा रिहर्सल जो हो रहा है, प्रैक्टिस हो रही है, वो खत्म होगी। एंड द गवर्नमेंट सेज, और गवर्नमेंट ने कहा है दैट इट विल देन फाइनलाइज, तब वो फाइनलाइज करेगी द मैथडोलॉजी फॉर काउंटिंग कास्ट, कि किस तरीके से इस कास्ट की काउंटिंग करी जाए। मैथडोलॉजी मतलब किस तरीके से किसी काम को किया जाए। द होप is that pre-test findings will corroborate what is known। corroborate का मतलब होता है किसी चीज को एविडेंस के साथ सपोर्ट करना। तो कह रहा है कि आशा ये है कि ये जो रिहर्सल हुआ है, प्री टेस्ट है, इसकी जो फाइंडिंग्स है, जो भी डेटा सामने निकल के आएगा वो सपोर्ट करेगा उन चीजों को जो पहले से ही हम लोग जानते हैं। वो क्या है? एन ओपन एंडेड रेस्पॉन्स ऑन कास्ट yields only unwieldy data। कह रहा है कि ये जो ओपन एंडेड जो कॉलम बनाया है ना जिसमें कास्ट लिखनी है, पिछली बार हुआ क्या था कि यही कास्ट सिस्टम था, तो एक तरीके से बहुत ज्यादा अनविल्डली डेटा आ गया था। अनविल्डली मतलब इतना ज्यादा डेटा आ गया था जिसको संभालना मुश्किल था। एज सीन इन द 2011 SECC, जैसा कि 2011 सेंसस में देखा गया था। विच इवेंचुअली प्रूव्ड अनयूजेबल, और वो डेटा इतना ज्यादा था कि उसको मैनेज करना आसान नहीं था, इसलिए वो अनयूजेबल हो गया था, उसको यूज नहीं किया जा सकता था। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई, कह रहा है कि ये समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है कि ऐसा हुआ क्यों। द मैथड लेड द 2011 SECC टू रिटर्न मोर देन 46 लाख कास्ट नेम्स। कह रहा है कि जो मेथड 2011 के सेंसस में अपनाया गया था उसके जरिए 46 लाख कास्ट के जो नेम थे वो आ गए थे। सोचो 46 लाख कास्ट के नेम आए थे अगेंस्ट द 4147 इन द 1931 सेंसस। कह रहा है कि उसी के विपरीत 1931 में जो जनसंख्या का सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी, उसमें कितनी कास्ट थी? 4147। द लास्ट टू टेबुलेट कास्ट, ये बता रहा है कि 1931 में ही लास्ट बार उस कास्ट को मतलब दिखाया गया था, उसके बाद फिर कभी ऐसा हुआ नहीं, अब ये होने जा रहा है। रेस्पोंडेंट्स इंटर्ड सरनेम्स, सब कास्ट एंड क्लैन नेम्स एज इफ इंटरचेंजेबल। कह रहा है कि जो लोग फॉर्म भरते हैं, रेस्पोंडेंट होते हैं,
वो अपना या तो कभी उस कॉलम में सरनेम उन्होंने भर दिया होता, या फिर उन्होंने क्या किया था कि कास्ट का नाम भर दिया था, या फिर अपने कुल का नाम भर दिया था। ऐसा लग रहा था कि सभी चीज एक ही जैसी है, इंटरचेंजेबल है। इनफ्लेटिंग द काउंट इनटू इनकोहेरेंस, तो जिससे ये हुआ था कि जो काउंटिंग थी, जो कास्ट की काउंटिंग की गई थी, वो एकदम इनकोहेरेंस हो गई थी, मतलब बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थी। द सेंटर टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट इन 2021, कह रहा है कि सेंटर ने, मतलब केंद्र सरकार ने 2021 में सुप्रीम कोर्ट को यह बताया था कि द SECC फिगर्स, जो SECC से हमें जो भी डेटा मिला है, वर टू एरर रिडन, मतलब उसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक है। एरर रिडन मतलब बहुत ज्यादा मिस्टेक है। टू बी रिलाइड अपॉन फॉर रिजर्वेशन, इस वजह से हम इस डेटा के ऊपर ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते रिजर्वेशन के लिए। मतलब हमें किस कास्ट को रिजर्वेशन देनी है ये हम इस डेटा से नहीं निर्धारित कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हैं। द प्री टेस्ट शुड इंस्टेड पॉइंट टू अ बेटर मेथड, कह रहा है इसी वजह से जो प्री टेस्ट हुआ है, जो रिहर्सल हुआ है, उसको और ज्यादा अच्छा मेथड बताना होगा, ताकि जो गलतियां पहले थी अब वो ना हो। वो क्या हो सकता है? यूजिंग द डिजिटल सेंसेस हैंड हेल्ड डिवाइस, कि डिजिटल सेंसेस के लिए जो हैंड, मतलब आईपैड हो गया या फिर पैड हो गए, इनका यूज करना, पूरा टेक्नोलॉजी वाला क्या कहते हैं सिस्टम हो, जिसमें पूरा डेटा जो हो वो एक ही जगह सही से सेव हो। तो इस तरीके की डिवाइस को यूज करते हुए हम मेथड को यूज कर सकते हैं। या फिर प्री लोडेड विद अ क्यूरेटेड लिस्ट ऑफ कास्ट एंड सब कास्ट, कि पहले से ही लिस्ट में जो हो वो पहले से ही उसमें कास्ट या सब कास्ट जो है वो लिखा हो, ताकि लोग आसानी से उसमें टिक लगा सकें। सो दैट द न्यूमरेटर सेलेक्ट द करेक्ट एंट्री आफ्टर आस्किंग द रेस्पोंडेंट, ताकि जो न्यूमरेटर है, जो जनगणना कर रहे हैं, वो सही एंट्री में उसको करेक्ट कर सकें और रेस्पोंडेंट से पूछने के बाद। मिस्टेक्स एंड मिसमैचेस विल हैपन, कह रहा है कि गलतियां और मिसमैचेस तो होंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इतनी बड़ी संख्या में जनगणना हो रही है, कोई गलतियां ना हो। बट एज द 2022-23 बिहार कास्ट सर्वे रिवील्ड, लेकिन 2022-23 में जो बिहार का कास्ट सेंसस हुआ, उससे जो चीजें सामने आई, उससे जो डेटा सामने आया, दिस मैथड कुड रिटर्न मोर यूजेबल डेटा, तो उससे ये पता चला कि ये जो मेथड है वो हमें ज्यादा यूजेबल डेटा प्रोवाइड कर सकता है। मतलब जितना भी डेटा देगा वो एक तरीके से हमारे यूज का होगा। 2011 सेंसस की तरीके से अनयूजेबल नहीं होगा कि हम उसको यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। अनलाइक द अदर आइडेंटिटीज, कह रहा है कि दूसरी आइडेंटिटीज के विपरीत, जो कि दूसरी आइडेंटिटीज कौन सी हैं? लिंग्विस्टिक है, मतलब भाषा के आधार पर, रिलीजियस मतलब धर्म के आधार पर, जेंडर मतलब जेंडर के आधार पर, दैट द सेंसस नोट, जो ये सेंसस नोट करेगा, मतलब जो जनगणना होगी वो इन आधारों पर भी होगी, भाषा के तौर पर भी होगी, धर्म के तौर पर भी होगी और जेंडर के हिसाब से भी होगी। मगर उसमें जो ये कास्ट है, कास्ट इज एन एब्स्ट्रैक्ट, मतलब कास्ट जो है वो एक तरीके से एक आइडिया है, मतलब एक तरीके से हमारे विचार है कि हम जो कास्टों में बटे हुए हैं उसको हम छू नहीं सकते। ये एक विचार जो है समाज में बैठा हुआ है, इर्रेशनल, जिसका कोई भी लॉजिक नहीं है। दैट डेजिग्नेट्स पीपल नॉट बाय बायोलॉजिकल, जो कि लोगों की पहचान करता है बायोलॉजिकल हिसाब से नहीं, फिजिकल तौर पर नहीं करता है। प्रोफेस्ड एट्रीब्यूट्स, मतलब एट्रीब्यूट्स क्या होता है? क्वालिटीज, और जो आपने दावा किया है कि हम मेरे अंदर ये क्वालिटीज है, इसके आधार पर भी आपको कास्ट नहीं मिलती है। बट बाई अ परसीव्ड मतलब कि जो आप महसूस करते हो या जो चीज दिखाई देती है। परसीव्ड प्रीमॉर्डियल आइडेंटिटी, मतलब प्रीमॉर्डियल आइडेंटिटी, जब आपका जन्म होता है तब जो पहचान मिलती है उसके आधार पे कास्ट डिसाइड होती है। कन्फर्ड एट बर्थ एंड अरेंज इन अ हायरार्की मतलब कि एक हाई से लो की तरफ, ठीक है, मतलब रैंकिंग के हिसाब से। भाई जो सबसे हाई पे हो गए ब्राह्मण हो गए, फिर तुम्हारे इसके जो पूरा कास्ट सिस्टम है हमारे यहाँ, उसके हिसाब से क्या कहते हैं, लोगों को कास्ट मिल जाती है। इवन दिस हायरार्की इज नॉट सेल्फ एविडेंट, कह रहा है कि जबकि ये जो हायरार्की है वो भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। ये नहीं कह सकते कि हाँ ये जो पूरा सिस्टम है ये एकदम इसमें पूरी तरीके से क्लियरिटी है। विद द परसेप्शंस ऑफ सोशल स्टेटस ऑफ डिफरेंट कास्ट ऑफन कॉन्ट्राडिक्टिंग वन अदर, कह रहा है कि जो धारणाएं हैं अलग अलग कास्टों की
कि उनका सामाजिक स्टेटस क्या है, ये कई बार इनका टकराव होता रहता है। कहने का मतलब ये, कई बार कुछ कास्टें सोचती हैं कि वो इससे ऊपर है, कुछ सोचती हैं वो उससे ऊपर है, मतलब क्लियरिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कमिटेड टू सोशल जस्टिस, वो कमिटेड है किसके लिए? सामाजिक न्याय के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि बस सबको सामाजिक न्याय मिले। सेट इटसेल्फ अगेंस्ट कास्ट बाय एबॉलिशिंग अनटचेबिलिटी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आधार है उसने अपने आप को सेट ही इस तरीके से किया था कि कास्ट के अगेंस्ट था वो, और किस तरीके से उन्होंने, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया था, पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। फॉरबिडिंग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, और साथ ही साथ हमारा जो संविधान है वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरीके से मना करता है। एंड होल्डिंग आउट द प्रॉमिस ऑफ अ रिपब्लिक, और एक तरीके से जो गणराज्य है, हमारा देश है, रिपब्लिक है, उसका जो वादा है उसके वादे को वो बनाए रखता है। मतलब वेयर बर्थ वुड नॉट डिटरमाइन अ सिटीजन स्टैंडिंग, कि जहाँ पर ये माना जाता है कि बर्थ के आधार पर लोगों की क्या पद है या क्या रैंकिंग है वो निर्धारित नहीं की जाएगी। मतलब अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपको भारत रत्न मिलेगा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका जन्म कहाँ हुआ था। तो ये हमारे संविधान ऐसा क्या कहते हैं, इसको मानता है। सो वाई काउंट कास्ट व्हेन द वेरी एक्ट ऑफ न्यूमरेशन कैन ऑसिफाई और रिफीफाई दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडेंटिटी। तो कह रहा है कि फिर ये क्यों हो रहा है, ये कास्ट की काउंटिंग क्यों हो रही है, जबकि ये जो न्यूमरेशन मतलब जनगणना हो रही है वो इस एब्स्ट्रैक्ट आइडेंटिटी को, मतलब जो लोगों के विचार में ये जो कास्टिज्म वाला दिमाग में बैठा हुआ है, इसको तो और ज़्यादा ऑसिफाई और रेफिफाई का मतलब है और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। जब आप दोबारा से पूरे समाज को बांट रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये लोगों को लगेगा भाई हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है। अब ये क्या कहते हैं, ये लोग क्या कहते हैं, जनगणना करेंगे, फिर कास्ट बांटेंगे, फिर रिजर्वेशन देंगे, तो जो अपर कास्ट वाले होंगे उनको बुरा लगेगा, और जो नीची कास्ट वाले होंगे जिनको नहीं मिलेगा रिजर्वेशन उनको भी बुरा लगेगा। तो कह रहा है कि ये फिर से उसी आइडिया को, जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, तो उसको भी फिर से क्यों मजबूती दे रहे हैं। द ओनली रैशनल इज दैट सेल्फ परसीव्ड और इम्पोज कास्ट, कह रहा है कि जो एक लॉजिकल बात लगती है वो इसमें ये है कि जो लोगों ने खुद मान लिया है और इस कास्ट आइडेंटिटी वाले सिस्टम को थोप दिया है समाज के ऊपर, उससे हुआ क्या, क्रिएट सोशल इनइक्विटीज, उससे समाज में इनइक्वलिटी पैदा हुई। एंड वेलफेयर एंड सोशल जस्टिस मेजर्स दैट एड्रेस कास्ट बेस्ड इनजस्टिस कैन, और कह रहा है कि जो भलाई और सामाजिक न्याय के लिए जो स्टेप्स उठाए गए, जो कि कास्ट बेस्ड जो इनजस्टिस है, अन्याय है, उसको ख़त्म कर सकते हैं, जो कि समय के साथ होता रहा, बी एक्सपेक्टेड टू डी लेजिटिमाइज, उससे ये एक्सपेक्टेड है कि वो जो समाज में कास्टिज्म वाला सिस्टम है उसको कमज़ोर करेगा। डी लेजिटिमाइज मतलब कमज़ोर करेगा, बजाय इसके कि उसको मजबूत करेगा। इंट्रेंच इट का मतलब होता है कि वो उसको मजबूत नहीं करेगा, उसको और ज़्यादा कमज़ोर करेगा। थ्रू शार्पर टारगेटिंग ऑफ वेलफेयर एंड अफर्मेटिव एक्शन, कह रहा है कि ये जो भलाई वाले एक्शन है या फिर पॉजिटिव एक्शन है, उसके जरिए इम्पेरिकल कास्ट डेटा कैन ऑल्सो इन्फॉर्म क्वेश्चंस ऑफ द क्रीमी लेयर। ये जो इम्पेरिकल डेटा है, मतलब जो वास्तविक आंकड़ों पर आधारित डेटा है, वो क्या कर सकता है कि ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं कि क्रीमी लेयर कितने हैं उसका आंसर दे सकता है हमको। एंड सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट, और कास्ट कितने सब कास्ट में बटी हुई है उसका भी इंफॉर्मेशन दे सकता है। एंड क्लासेस ऑलरेडी बेनिफिटिंग फ्रॉम रिजर्वेशन, और कौन कौन सी क्लासेस जो हैं जिनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल रहा है वो भी हमको इन्फॉर्म कर सकता है, उसके बारे में बता सकता है। इन सब में बेटर डेटा आर इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल मतलब जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, कि एक अच्छा डेटा, बेटर डेटा इस सब के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इफ़ कास्ट इज टू बी काउंटेड, कह रहा है कि अगर कास्ट को काउंट करना ही है, इट शुड बी काउंटेड वेल, तो उसको सही तरीके से, अच्छी तरीके से काउंट किया जाए। द ओपन एंडेड वे ऑफ रजिस्टरिंग इट विल नॉट सर्व द इंटेंडेड पर्पस, कह रहा है कि ये जो खुले तौर पे सिर्फ एक ऑप्शन वहाँ पे लगा हुआ है
कि आपको अपनी कास्ट बतानी है और ज़्यादा वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं कि किस तरीके से कैटेगराइज किया जाए पूरे सिस्टम को, मतलब कौन सी सब कैटेगरी है, मतलब सही तरीके से कास्ट का जो डेटा है वो नहीं लिया जा रहा है। तो इससे होगा क्या कि जो इंटेंडेड पर्पस था, मतलब जो जिस चीज़ के लिए काम हो रहा था वही नहीं हो पाएगा। मेन सब्जेक्ट क्या है पैसेज का? द कॉम्प्लेक्स जटिल सोशियो पॉलिटिकल हायरार्की, जो सामाजिक और राजनीतिक हायरार्की है, मतलब पूरा ये जो सिस्टम है ऊपर से नीचे, हाई से लेके लो तक। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिजेक्शन या संवैधानिक रिजेक्शन, जो कि प्रीमॉर्डियल आइडेंटिटीज है भारत की, जो कास्ट सिस्टम है भारत का। तो ये तो मेन सब्जेक्ट नहीं है, न्यूमरेशन के ऊपर मेन सब्जेक्ट बनेगा कहीं ना कहीं। द डिप्लॉयमेंट ऑफ प्री लोडेड डिजिटल हैंड हेल्ड डिवाइसेस टू इरेडिकेट एडमिनिस्ट्रेटिव एरर्स इन रूरल सर्विस, ये तो कहीं बताया नहीं गया है। कह रहा है कि प्री लोडेड डिजिटल हैंड हेल्ड डिवाइसेस को डिप्लॉय करना ताकि जो रूरल एरियाज में जो एरर हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो सकें। अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द 2011 सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस एंड द 2022-23 बिहार कास्ट सर्वे, ये भी नहीं है। कह रहा है कि एक कंपेयर करना, एनालिसिस करना 2011 का जो सेंसस हुआ था जो 2022 और 23 का सेंसस हुआ था। तो हमें बिहार की कास्ट के सेंसस से कोई मतलब नहीं, वो एक लाइन आई थी सिर्फ ये बताने के लिए कि हाँ वो मेथड सही है। द मैथडोलॉजिकल चैलेंज, कि किस तरीके का मेथड अपनाया जाए। एन एसेंशियल रैशनल फॉर न्यूमरेटिंग कास्ट इन द नेशनल सेंसस, और क्या कौन सा तर्क, कौन सा लॉजिक जो है वो जरूरी है इस कास्ट को न्यूमरेट के एक तरीके से काउंट करने में इस नेशनल सेंसस में। तो हाँ, ये समस्या जरूर आ रही है कि किस तरीके का मेथड और किस तरीके के लॉजिक को अपनाया जाए। ठीक है, तो डी हमारा मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है पैसेज का। कह रहा है कि इसमें से कौन से जो सेंटेंस है वो पैसेज के हिसाब से सही है। नो वाई द 2011 SECC कास्ट न्यूमरेशन डेटा बिकम अनयूजेबल, हाँ तो ये तो सही है भाई, ये तो बताया गया है ना कि क्यों 2011 का जो कास्ट का डेटा है न्यूमरेशन हुआ था वो अनयूजेबल क्यों था। आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक सब कास्ट दैट विल रिसीव रिजर्वेशन बेनिफिट, नहीं, ये नहीं बता सकते कि कौन कौन सी सब कास्ट है जिनको रिजर्वेशन मिलना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट ऑफ कास्ट, कि बायोलॉजिकल क्वालिटीज में जो डिफरेंस है कास्टों के बीच में उसको डिफ्रेंशिएट कर सकता है, नहीं, तो ओनली वन ही हमारा आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू, पैसेज के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है। द न्यूमरेशन ऑफ कास्ट इज, कह रहा है कि ये जो कास्ट की जनगणना होनी है, अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट एक्सप्लिसिटली प्रिस्क्राइब टू एबॉलिश सोशल हायरार्कीज, कह रहा है कि एक तरीके से संवैधानिक रूप से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम सोशल जो सामाजिक हायरार्कीज है, मतलब ये जो बटा हुआ है पूरा सिस्टम हाई से लेके लो पदों पर, वो हम पूरी तरीके से ख़त्म कर सकें। नहीं, ये इसलिए नहीं किया जा रहा है, मतलब ये ऐसा कहीं पैसेज में बताया नहीं गया है। वो क्यों हो रहा है, जो कास्ट की जनगणना हो क्यों रही है, वो इसलिए हो रही है कि वैसी स्कीम लाई जा सके। एन इनविटेबल प्रोसेस दैट ऑटोमेटिकली गारंटीज द इरेडिकेशन ऑफ सब कास्ट, कह रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसको टाला नहीं जा सकता और वो ऑटोमेटिकली ये गारंटी दे रहा है कि जो सब कास्ट है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, ऐसा कहीं नहीं बताया गया। अ डेटा गैदरिंग एक्सरसाइज इंटेंड टू इम्प्रूव वेलफेयर टारगेटिंग एंड सोशल जस्टिस मेजर्स, हाँ, एक तरीके से ये जो डेटा गैदरिंग एक्सरसाइज है इसका उद्देश्य ये है कि ये जो अलग अलग जो स्कीम्स आती रहती हैं, चाहे वो सामाजिक न्याय के लिए हो चाहे समाज के भलाई के लिए हो, वो उसमें इम्प्रूवमेंट आ सके, है ना। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑथर्स टोन्स इन द पैसेज व्हेन डिस्कसिंग द ओपन कॉलम रजिस्ट्रेशन मेथड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, कह रहा है कि जो ओपन कॉलम दिया हुआ है उसने ऑथर ने किस तरीके से, मतलब उसका जो एटीट्यूड रहा है या टोन रही है उसको लेकर कैसी रही है। न्यूट्रल रही है, नहीं न्यूट्रल तो नहीं है। एम्बीवेलेंट मतलब एक तरीके से कंफ्यूजन में होना, नहीं। क्रिटिकल क्रिटिसिज्म वाली, हाँ ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, नहीं, तो सी हमारा करेक्ट होगा। कॉरोबोरेट को कौन सा वर्ड इसमें रिप्लेस कर सकता है। कॉरोबोरेट का मतलब क्या होता है कि किसी बात को सही सिद्ध करना एविडेंस देकर, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट करना, नहीं। सब्सटेंशिएट प्रूफ देकर किसी बात को सही साबित करना, ठीक है। सेग्रीगेट मतलब अलग करना। न्यूट्रलाइज, नहीं, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है।
ये आज का क्लोज टेस्ट है, छोटा ही लग रहा है, एक बार खुद से पढ़ो, खुद से करो। स्लीप इज़ नॉट जस्ट अ पीरियड ऑफ रेस्ट। कह रहा है कि जो नींद है वो सिर्फ रेस्ट का टाइम नहीं है, सिर्फ रेस्ट का पीरियड नहीं है। इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ डैश ड्यूरिंग विच द बॉडी रिपेयर टिश्यूज़। ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसके दौरान जो बॉडी है वो अपने टिश्यू को सही करती है, रिपेयर करती है, हार्मोन्स को रीबैलेंस करती है और जो इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत करती है। एंड द ब्रेन क्लियर टॉक्सिन्स, और जो खराब पदार्थ जमा होते हैं ब्रेन के अंदर उसको क्लियर करते हैं। टॉक्सिन्स कहते हैं, देखो मुझे पता नहीं एकदम एग्जैक्टली क्या है, बस ये कहते हैं कि जो टॉक्सिन होता है वो दिमाग में जैसे नहीं होता, हमारी बॉडी का वेस्ट होता है, वैसे ये दिमाग का वेस्ट होता है, ठीक है। और सोते वक्त ये क्लियर होता है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। एंड कॉन्सोलिडेट्स मेमोरी, और जिसकी वजह से हमारी जो याददाश्त होती है वो मजबूत होती है। ये एक फैक्ट है कि जो ब्रेन होता है जब हम सोते हैं तो हमारे दिमाग में जो वो टॉक्सिन है, जो वो वेस्ट मटेरियल है वो साफ़ होता है, क्योंकि एक ऐसा प्रोसेस होता है। और उससे क्या होती है, जो हमारी मेमोरी है वो शार्प होती है। अगर टाइमली नहीं सोगे या नींद पूरी नहीं लोगे तो ये भूल जाओ कि मेमोरी शार्प होगी, कहीं ना कहीं फंबल करोगे, ठीक है। इसलिए सोना और भी टाइमली एक फिक्स टाइम पे बहुत ज़रूरी है। तो कह रहा है इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ किसका, रिडक्शन। रिडक्शन का कोई मतलब आ रहा है यहाँ पर, एग्जॉक्शन मतलब थकावट, रीस्टोरेशन दोबारा से चीज़ों को रीस्टोर करना मतलब ऊर्जा प्राप्त करना, एक एक्टिव प्रोसेस है, हाँ ठीक है। टर्मिनेशन मतलब पूरी तरीके से ख़त्म कर देना, नहीं, तो सी यहाँ पर आएगा ना, ऑफ रीस्टोरेशन। इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ रीस्टोरेशन ड्यूरिंग विच द बॉडी रिपेयर्स टिश्यूज। स्लीप इज डीपली इंटरवाइंड। इंटरवाइंड मतलब होता है कनेक्टेड, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है किससे, बॉडी के जो सर्काडियन रिदम होती है। सर्काडियन रिदम क्या होती है कि आप अगर 10 बजे सोते हैं और 6 बजे उठते हैं तो आपकी बॉडी फिक्स्ड हो जाएगी उसमें। आपको 10 बजे नींद आएगी चाहे कुछ भी हो जाए, और 6 बजे आपकी अचानक से नींद खुल जाएगी, चाहे कोई चाहे अलार्म बजे या ना बजे, ठीक है। ये एक पूरी बॉडी का अपना साइकिल होता है। एंड इन बिल्ट 24 आवर बायोलॉजिकल क्लॉक दैट अलाइंस ह्यूमन बायोलॉजी विद द साइकिल ऑफ डे एंड नाइट। वही मतलब है कि एक तरीके से ये बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो आपकी बॉडी को एक तरीके से अलाइन कर देती है डे एंड नाइट के हिसाब से। देखो इंटरवाइंड के साथ हमेशा याद रखो क्या आता है, विद आता है, बस इंटरवाइंड के साथ हमेशा विद आता है और टू बाई इनटू नहीं आता है। दिस इंटरनल क्लॉक, जो बॉडी की इंटरनल क्लॉक होती है, डैश अ वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग द स्लीप वेक साइकिल। मतलब उसमें भांति भांति प्रकार की चीज़ें होती हैं, प्रोसेस होते हैं, जिसमें स्लीप वेक साइकिल भी इंक्लूड होती है, हंगर भी होता है, भूख भी होती है, बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्लूड होता है, उसमें मेटाबॉलिज्म भी होता है, इम्यून फंक्शन, इम्यून सिस्टम भी होता है, एज वेल एज साथ ही साथ जो बॉडी की एबिलिटी होती है टू परसीव पेन सेंसेशन की, किस तरीके से दर्द का जो सेंसेशन है बॉडी का उसको समझने की, वो भी उसके अंदर होता है, इंटरनल क्लॉक के ही अंदर होता है। अब द इंटरनल क्लॉक है वही क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, कौन सी वर्ब चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, कोऑर्डिनेट होगा नहीं, कोऑर्डिनेटिंग होगा नहीं, कोऑर्डिनेटेड। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, तो यहाँ पे हमें एडजेक्टिव का कोई यूज ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, कोऑर्डिनेट्स। इट इज़ देयर फोर, कह रहा है इसी वजह से, इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये समझना जरूरी है, दैट इट इज़ नॉट जस्ट द क्वांटिटी ऑफ स्लीप। ये सिर्फ मैटर नहीं करता कि आपकी स्लीप कितनी ज़्यादा है, डैश द क्वालिटी एंड टाइमिंग दैट प्ले अ डैश रोल इन ओवरऑल हेल्थ। कह रहा है कि ये मैटर करता है कि किस तरीके की आपकी स्लीप है, क्या क्वालिटी है और क्या टाइमिंग है, वो जो है एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपकी ओवरऑल हेल्थ में। क्या होना चाहिए यहाँ पे, दैट मैटर्स नॉट जस्ट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट जस्ट बट ऑल्सो, एक तरीके का पेयर होता है तो बट ऑल्सो लगेगा। यहाँ पे मतलब आ रहा है कि सिर्फ क्वांटिटी ऑफ स्लीप से ही मैटर नहीं करता है, बल्कि क्वालिटी और टाइमिंग भी मैटर करती है, ठीक है। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट, नहीं मतलब आ रहा है। एज वेल एज का क्या मतलब होता है कि साथ ही साथ, इन एडिशन टू। प्रोवाइडेड का मतलब होता है इस शर्त पर, इस कंडीशन पर, तो ये भी मतलब नहीं आ रहा है, तो बेस्ट क्या होगा, बट ऑल्सो। टाइमिंग दैट प्ले अ क्रूशियल रोल, इंपॉर्टेंट रोल, मिनिमल बहुत कम रोल करता है, पार्शियल थोड़ा बहुत करता है, रेगुलर
तो बेस्ट क्या होगा हमारा क्रूशियल रोल। ये है पैराजम्बल, एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। ये ऑप्शन लिखे हुए हैं, यहाँ पर भी दिए हुए हैं, एक बार चाहो तो यहाँ से भी उतार लो। दैट एंड द फैक्ट दैट दे नीडेड अ वेन्यू बिगर देन, दे किसकी बात हो रही है पता नहीं, हटा दो, ये पहला वाला तो नहीं होगा, ये ऑप्शन गया। 2 वाला तो ऑप्शन है नहीं तो इसको चेक ही नहीं करेंगे। 3 है और 4 है। ही किसके लिए प्रोनाउन यूज हो रहा है पता नहीं, इसको भी हटा दो। अब फोर्थ को देखते हैं, भाई फोर्थ ही बचा, पहला सेंटेंस तो फोर्थ ही होगा, उसके बाद 1 हो सकता है या तो 3 हो सकता है। ऑफ्रो सेज दैट द रीजन दे पिक्ड विक्टोरिया पब्लिक हॉल इज बिकॉज इट इज एन अनलाइकली वेन्यू फॉर रैप स्टेज। कह रहा है ऑफ्रो का कहना है कि उन्होंने विक्टोरिया पब्लिक हॉल को इसलिए चुना है क्योंकि वो एक बहुत ही असामान्य वेन्यू है रैप परफॉर्मेंस या रैप स्टेज के लिए, ठीक है। उसके बाद 1 होना चाहिए या 3 होना चाहिए, देख लेते हैं। दैट एंड द फैक्ट दैट दे नीडेड अ वेन्यू बिगर देन मदई द स्टेज वेयर देयर फर्स्ट एडिशन हैपेंड अ लिटिल ओवर अ ईयर अगो। कह रहा है कि इसके अलावा बात ये थी कि इनको थोड़ा सा बड़ा वेन्यू चाहिए था, बड़ा स्टेज चाहिए था, मतलब जो मदई द स्टेज के से बड़ा हो, जो कि इनका पहला एडिशन जहाँ पे हुआ था कुछ साल पहले। अब देखो यहाँ पे विक्टोरिया पब्लिक हॉल इन्होंने चूज किया। अब इसका रीजन दिया भाई एक रैप स्टेज के लिए इन्होंने असामान्य वेन्यू चाहिए था, और दूसरा रीजन ये था कि मदई द स्टेज से बड़ा चाहिए था। तो एक पेयर लग रहा है, तो 4-1 के साथ जाएंगे। उसके बाद 4-1 के बाद तो ये ऑप्शन गया, तो अब तो 3-2 ही हो जाएगा आंसर। कि ही एड दैट बिसाइड द मेन रैप शो डाउन, कि ये जो शो होने वाला है वो मेन रैप शो के बाद उसमें और भी चीज़ें हैं, वो क्या है, दैट इज टू टेक प्लेस। ऑफ्रो इज इंटेंट ऑन गेटिंग बेटर प्रोड्यूसर्स ऑन बोर्ड। ऑफ्रो ये चाहता है कि वो और अच्छे प्रोड्यूसर्स उस प्रोग्राम में लेके आए, स्पेशली सिंस ही इज वन हिमसेल्फ, खासकर क्योंकि वो उनमें से एक है, इस वजह से। इट इज़ वाई कह रहा है इसी वजह से दे आर होस्टिंग अ मास्टर क्लास विद रूपेंद्र वेंकटेश। वो एक मास्टर क्लास होस्ट कर रहे हैं रूपेंद्र वेंकटेश के साथ, हु गोज बाय रूबी, जिनका निक नेम रूबी है, एंड आकाश श्रवण के साथ, हु हैव इंडिपेंडेंटली वर्कड विद द लाइक्स ऑफ AR रहमान, हनुमान काइंड, अनिरुद्ध रविचंद्र, संतोष नारायणन, यूजिंग देयर ओन अनकन्वेंशनल एंड हार्ड हिटिंग अप्रोचेस टू द आर्ट ऑफ मिक्सिंग एंड मास्टरिंग। कहने का मतलब है कि ये इसीलिए आकाश श्रवण और रूपेंद्र वेंकटेश को बुला रहे हैं क्योंकि एक तरीके से इन्होंने बड़े बड़े एक्टर्स के, मतलब आकाश श्रवण ने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे AR रहमान हो गए, हनुमान काइंड हो गए, अनिरुद्ध रविचंद्र हो गए। तो 4-1 के बाद 2 दिख रहा है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, 4-1 के बाद 3 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने कहा कि हम एक जो मेन रैप शोडाउन के बाद ये सोच रहे हैं कि बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स को, अच्छे प्रोड्यूसर्स को लेके आए, इस वजह से जो सेकंड में है वो ये बता रहे हैं, इसी वजह से वो रूपेंद्र वेंकटेश और आकाश रेवन को होस्ट कर रहे थे। तो 4-1-3-2 आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो 4-1-3-2 सी, ठीक है। ये क्वेश्चन 11 करो, ये ऑप्शन लिखे हुए हैं। फर्स्ट वाले को देखो, क्या ये पहला हो सकता है? इट इज़ नॉट वेरी इजी टू गेन द ग्रेस ऑफ पेरुमल बट विथ थैयर बाई वन साइड। कह रहा है कि आसान नहीं होगा कि पेरुमल का ग्रेस, एक तरीके से आशीर्वाद प्राप्त करना, लेकिन अगर थैयर हमारे साइड हो, वन कैन इवन अटेन्स वंस अल्टीमेट गोल। तो जो हमारा अल्टीमेट गोल है, फाइनल गोल है, हम उसको भी अचीव कर सकते हैं। समझ नहीं आया थोड़ा सा कि ग्रेस अचानक से आ गया, पेरुमल का नाम आ गया, थैयर का नाम हो गया, बताया भी नहीं है थैयर कौन है, पेरुमल कौन है ना। तो फर्स्ट लग नहीं रहा है कि पहला सेंटेंस होना चाहिए। थर्ड को देखते हैं। थैयर और महालक्ष्मी इज द गॉडेस ऑफ फॉर्चून। अच्छा देखो यहाँ बता दिया कि थैयर जो है, महालक्ष्मी जो है, वो एक तरीके से गॉडेस है किसकी? भाग्य की। हु नॉट ओनली ग्रांट्स बून, जो सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं देती हैं, बट ऑल्सो इंश्योर दैट ओनली गुड थिंग्स कम द वे ऑफ हर डिवोटीज। वो ये सुनिश्चित करती हैं कि सिर्फ बढ़िया ही अच्छी चीज़ें जो है उनके भक्तों के पास आएँ, ठीक है। 4 भी नहीं होगा, 3 से स्टार्टिंग होगी, तो 3 यहाँ लिख देते हैं। अब 3 के बाद या तो 1 होगा या तो 4 होगा। 4 कह रहा है कि ऑल वन हैज़ टू सरेंडर, कि हमको सिर्फ करना यह क्या है कि हम महालक्ष्मी के सामने सरेंडर कर जाएं विथ कंप्लीट सिंसियरिटी, पूरी लगन के साथ, एंड शी विल इंटरसीड। उसकी वजह क्या होगा? इंटरसीड का मतलब होता है प्रार्थना करना। वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगी, किससे? पेरुमल से, हम अपने भक्तों के बिहाफ पर,
एट द सेम टाइम साथ ही साथ गॉड जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं जब जो भक्त होते हैं वो महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। ठीक है, फोर्थ भी सही लग रहा है, 1 को देख लेते हैं एक बार। इट इज नॉट वेरी इजी टू गेन द ग्रेस ऑफ प्रमल बट विथ थैयर बाई वन साइड वन कैन इवन अटेन वंस अल्टीमेट गोल। हाँ, तो फर्स्ट होना चाहिए। पता है क्यों? एक्चुअली यहाँ पर लग रहा है फोर्थ भी होगा, मगर फर्स्ट क्यों होगा कि एक तरीके से कह रहा है कि आसान नहीं है पेरुमल का आशीर्वाद पाना, लेकिन अगर थैयर हमारे साइड हो तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अब उसके बाद ये आ सकता है, हमें करना ये है कि हम उनके सामने सिर्फ सरेंडर कर दें, मतलब उनकी प्रार्थना करें, उनको सब कुछ उन्हीं के ऊपर छोड़ दें, महालक्ष्मी के ऊपर, और उनके भक्त बन जाएं। पहले क्या कहोगे कि भाई जो आशीर्वाद है वो पाना आसान नहीं है, मगर अगर महालक्ष्मी हमारे साइड हो तो हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। भाई तुम्हें सिर्फ करना ये है कि तुम्हें अपने जितनी भी चीजें उनके सामने सरेंडर कर देनी है। ऐसे ही तो बोलते हैं ना हम लोग। तो इसीलिए ये क्या बनेगा, सीक्वेंस बनेगा कि पहले तो ये बता रहा है कि पेरुमल की कृपा पाना आसान नहीं है, अगर जब जो थैयर महालक्ष्मी है वो हमारे साइड होंगी तभी हर चीज प्राप्त कर सकते हैं हम लोग। तो 3-1 हो जाएगा। उसके बाद देखो 4 आ जाएगा, ऑल वन हैज टू डू इज टू सरेंडर टू हर, कि अगर हम सब कुछ उनके ही सामने सरेंडर कर देते हैं विथ कंप्लीट सिंसियरिटी तो शी विल इंटरसीड विद पेरुमल। ठीक है, तो 3-1-4। और लास्ट में ये बोल रहा है शी पजेसेस द ग्रेस, कि उनके पास ये विशेष अधिकार है टू टेल पेरुमल, कि वो पेरुमल से कहें, पेरुमल टू सेट राइट एनी फॉल्ट्स इन द डिवोटी एंड ग्रांट हिज विशेस, कि अगर कोई भी कमी जो है भक्त के अंदर है तो उसको वो ठीक कर दें और उसकी जो विश है उसको वो ग्रांट कर दें। तो 3-1-4-2। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 3-1-4-2 बी। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।